और वो बात नहीं कर पाए। दूसरा कॉल मैंने भूपेश बघेल जी को किया, उन्होंने फोन कॉल नहीं उठाया। तीसरा कॉल मैंने पवन खेड़ा जी को किया, वो शायद किसी सभा में थे, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। चौथा कॉल मैंने जयराम रमेश जी को किया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। उसका अगला कॉल मैंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के रहे सलाहकार विनोद वर्मा जी को किया। उनसे मेरी बात हुई। एक जो वीडियो मेरा रोता हुआ किसी ने बना के डाल दिया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस भी इंसान ने वो वीडियो बना के डाला। लोगों को मेरी हालत और दुर्दशा तो पता चली कि मेरी क्या हालत हो रही थी, वरना कभी मेरी बात बाहर नहीं आ पाती। तो मैं उनसे बात कर रही थी और मैं उनको ये बता रही थी कि क्या बीता, और उधर से भी मुझे सामने ये बोला गया कि तुम कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती। क्या अगर मैं कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती तो इसकी सजा ये होगी कि 3 आदमी बदसलूकी करके मुझे अंदर कमरे में बंद कर लेंगे, वो भी हमारे मंदिर के अंदर। तब भी मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ कीजिए, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, कोई एक्शन लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मेरी पवन खेड़ा जी से बात हुई, उनको मैंने पूरा वाक्य बताया, तब भी मुझे डांट पड़ी कि नहीं, तुम जो कर रही हो गलत है, अपनी आवाज उठा रही हो वो गलत है। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने मुझे कॉल बैक किया, मेरी उनसे 3.5 मिनट बात हुई। मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया और ये कहा कि आप मेरे परिवार को जानते हैं, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, मैं आप हमें हर साल बेटी बना के तीजापोरा के लिए छत्तीसगढ़ बुलाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, और आप ही के आदमी, आप ही के बनाए हुए सुशील आनंद शुक्ला जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसे बदतमीजी करी। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूं, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जब ये सामने से कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, तब मुझे चीजें सामने से समझ आनी शुरू हुई कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब मेरे साथ किया गया। उसके बाद 6 दिन मैंने इंतजार किया। 6 दिन में लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जयराम रमेश जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो पीए पार्टी चलाते हैं, अलंकार सवाई जी, कौशल विद्यार्थी जी, संदीप सिंह जी, सबको लगातार कॉल करती रही, मैसेज किए, चिट्ठियां लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कोई मदद नहीं आई। जयराम रमेश जी को भी मैंने रात को 1:30 बजे पूरी चीज लिख के भेजी, उन्होंने सुबह 7 बजे वो मैसेज पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने एक फोन कॉल नहीं किया, एक बार मुझसे बात नहीं करी। और मैं अपनी मर्जी से तो छत्तीसगढ़ गई नहीं थी, मुझे पार्टी ने वहां पे बकायदा तीसरी बार भेजा था, तो मैं पार्टी की जिम्मेदारी थी, एक एआईसीसी की ऑफिस बेरर हूं और मुझे वहां भेजा गया था, लेकिन किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोपहर जब मैंने ट्वीट करना शुरू किया और न्याय की गुहार मांगी, तब एक फोन कॉल जयराम रमेश जी का आया। मैं उस वक्त डॉक्टर पे थी, मैं नहीं उठा पाई, और तुरंत 15 मिनट बाद मैंने कॉल बैक किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने नहीं उठाया। जैसा होता है कि बस हाँ फोन कर दिया, नहीं उठाया तो हमने एक रजिस्टर कर दिया कि कॉल है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैं लगातार शिकायत करती रही। मैंने अलंकार जी को जब उनका एक रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि आपने जयराम जी से ये बात कही है, मैंने कहा बिल्कुल कही है, पूरी घटनाक्रम फिर बताई कि किस तरीके से मेरे बारे में गलत बातें मीडिया में कही जा रही हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा सोचती थी जब ये घटना प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ घटी थी ऐसी ही तरीके से, तो शायद पार्टी ने साथ दिया होगा, वो ऐसी ही चली गई। और मैंने बहुत प्रखरता से ये बातें रखी थी और बहुत सामने आके कि नहीं, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, फिर भी वो चली गई। उसके बाद यही चीज हमने अर्चना गौतम, जो एक दलित लड़की है और सिर्फ प्रियंका गांधी जी का नाम ले लेके, चाहे वो जब बिग बॉस में थी, जब चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ प्रियंका गांधी जी का राग बलाती थी, लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय एआईसीसी 24 अकबर रोड में गुंडों को भेजकर उसको पीटा गया था, और तब भी उसने कहा था कि ऊपर के इशारे से मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने तब भी यकीन नहीं किया था। मैं तब भी नहीं मानती थी कि मेरी पार्टी ऐसा कर सकती है। फिर जब अंकिता दत्ता ने कंप्लेन करी वीवी श्रीनिवास के खिलाफ, तो कंप्लेन करने का नतीजा ये हुआ कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन वीवी श्रीनिवास, जिस दिन मेरे साथ एक घटना हुई और जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वीवी श्रीनिवास बैठ के सरगुजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट के साथ कर रहे थे, और वही आदमी जिसने मुझे कमरे में बंद किया था, वो पवन खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के रायपुर में कर रहे थे। ये तरीका था हमारी पार्टी का हर चीज को हैंडल करने का। उसके बाद गुरदीप सप्पल जी आए, फिर वो आदमी जिसने मुझे कमरे में बंद किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ कर रहा था। लगातार
और लगातार मैं कंप्लेन करती रही, फिर भी गुहार करती रही। 5 दिन 6 दिन मैंने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करी। मैंने अपना धर्म निभाया कि अगर इंक्वायरी करी जाए, कुछ बात करी जाए, तो मैं तब तक मीडिया से बात नहीं करूंगी। मैंने बात को घर में रखने की कोशिश करी। घटना के 2 दिन बाद प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ आई, क्योंकि मैं लगातार उनके ऑफिस से मैसेज कर रही थी, समय मांग रही थी, अपनी बात रख रही थी और मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने तब भी ट्विटर के माध्यम से गुहार लगाई और कहा, दीदी आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल में आ रही हैं, मेरे साथ न्याय कर रही है। लड़की हूं, लड़ रही हूं, लेकिन नहीं, नारी न्याय कागज में मैनिफेस्टो में है पर धरातल में नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बातें हैं, पर अपनी ही घर की लड़कियों को पिटवाने का काम किया जाता है, अपनी ही घर की लड़कियों को बंद करने का काम किया जाता है कमरे में। वो क्या मंशा थी, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूं कि मुझे क्यों 3 आदमियों ने कमरे में बंद कर दिया। क्या राम भक्त होने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे, कि राम जलल्ला के दर्शन करने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे, कि जब मैं न्याय मांगूंगी मेरे साथ न्याय नहीं होगा और इस षड्यंत्र के तहत मुझे इस तरीके से पार्टी से निकालने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि लगातार देखते आए हैं, जब जब महिला के साथ अन्याय होता है, दोनों समय, अगर आप राम मंदिर जाएंगे, आप राम लल्ला का नाम लेंगे, आप पार्टी में हिंदू सामने आएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाएंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा, आप खुद पार्टी छोड़ दें। या महिला के साथ जब उत्पीड़न होगा, महिला के साथ ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसा दुर्व्यवहार होगा, ऐसा दुष्कर्म होगा, तो या तो उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ दे या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरी जंग जारी रहेगी। लड़की हूं, लड़ रही हूं, ये सिर्फ एक नारा मेरे लिए नहीं है। मैं न्याय के लिए हमेशा से 22 साल एक इंसान, 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी से, इस विचारधारा से जुड़ी हूं और ये सोचते हुए कि ये संविधान के रक्षक है। लगातार हमें ये बोला जाता था, हमारे स्ट्रैटेजिक ग्रुप में हमें सिखाया जाता था, जो हमारे प्रवक्ताओं का स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, पिछले 1.5 महीने से एक ही बात कही जा रही थी कि हर चीज को आप घेर के संविधान पे लेकर आओ। फिर जब कर्नाटक वाला इशू आया सामने, तो बोला गया कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक पे छेड़ो। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, आप पहलवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो लड़कियों के साथ हो रहा है, उस पे एक एक महिला नेत्री ने चुप्पी साध ली। ना महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेट हो, और यही नहीं, नेटा डिसूजा जी जो पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, उन्होंने मुझे फोन करके चिल्लाई कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो, जब उनको ये पूरी घटना का पता चला, और इतना चिल्लाई और बोला कि घर में शादी होती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद घर में चुप रहने को कहा जाता है। लगातार शीर्ष नेता और जयराम रमेश जी ने मुझे कॉल करके कहा कि ये क्या तरीका हो रहा है, चिल्लाए मुझ पे कि तुमने शिकायत कैसे कर दी, चुनाव है, चुप रहो, तुम आवाज नहीं उठा सकती, कोई कार्रवाई नहीं होगी। 6 दिन इंतजार रहा, लेकिन आज तक उस आदमी को एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया। लेकिन लगातार राधिका खेड़ा को चुप रहने को कहा गया, लगातार बोला गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम कोई एक्शन क्यों ले सकती हो, और एक नौटंकी करी गई कि हम एक 6 दिन बाद कि हम एक रिपोर्ट मांग लेते हैं, वो भी तब जब मैंने आखिरकार कह दिया कि मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूँ। लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं वहां से ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी माताजी को वहां बुलाया, मैं फिर भी आखिरी उम्मीद करते हुए न्याय की मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गई और उन्होंने मेरा बयान, मैंने जब कहा कि सर ये मेरा बयान है, आप इस पे रिसीविंग करके साइन करके दे दीजिए और ये है जो मुझे कहना है, उन्होंने वो लेने से मना कर दिया और कहा मैं सिर्फ जो आप बोलोगी मैं लिखूंगा और मैं सिर्फ सुनूंगा, इसको लिखित में नहीं लिया जाएगा। जब मैंने उनको याद दिलाया कि आपको मैंने शिकायत लगाई थी कि मुझे शराब ऑफर करी गई है, तो दीपक बैज ने सामने से बोला आप शराब पीती है ना, कितना पीती है, थोड़ा पीती है, ज्यादा पीती है, कभी कभी तो पीती होंगी। ये तरीका था इंक्वायरी करने का कांग्रेस पार्टी का, और ये किसके इशारे पे हो रहा था, भूपेश बघेल के इशारे पे हो रहा था। और भूपेश बघेल किसके इशारे पे काम करते हैं, प्रियंका गांधी जी के इशारे पे काम करते हैं, सचिन पायलट जी के इशारे पे काम करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी, छत्तीसगढ़ आके एक बार नहीं बोली, एक फोन करके नहीं कहा कि क्या हुआ, तुम मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, तुम मेरी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, अकेली लड़की हूं, आप सब जानते हैं, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर 7 साल से हूं मैं, अकेली लड़की हूं उस डिपार्टमेंट में, लोगों के बीच में आदमी आए गए, पर मैं एक अकेली लड़की हूं उस डिपार्टमेंट में, और उसी को आपके पास समय नहीं था। क्यों, ऐसा क्या है भूपेश बघेल जी जो प्रियंका गांधी जी को पहुंचाते आए हैं कि प्रियंका गांधी जी उनका संरक्षण कर रही थी और वही आगे जाके सुशीलानंद शुक्ला को पहुंचा रही थी? ऐसा क्या है जो पूरी पार्टी भूपेश बघेल
पटेल के कहने पे, सचिन पायलट के कहने पे काम कर रही थी। ऐसा क्या है राहुल गांधी जी के पास छुपाने को कि इतना दबाव उनका, भूपेश बघेल ने इतना दबाव बना दिया कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी चुप्पी साध लिए। मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता 200 लोगों को, पार्टी के महज 200 लोगों को, जिसमें से 200 में से तो कुछ पत्रकार भी हैं, तो आप लेकर चलिए महज 100-150 लोगों को पार्टी के वो फॉलो करते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं रखती। जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी स्वयं मुझे फॉलो करते हैं तो उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, और लगातार मेरे पास मैसेज है, हर चीज है प्रूफ करने के लिए, लेकिन एक बार भी किसी ने मुंह नहीं खोला। ऐसा क्या है? क्या मेरा राम मंदिर जाना इतना ज्यादा चुप गया पार्टी को कि ऐसे षड्यंत्र रच के मेरे साथ ऐसा किया गया? मैं लगातार कौशल्या माता का नाम लेती थी छत्तीसगढ़ में, लगातार राम जी का नाम लेती थी, तब भी मुझे कहा जाता था कि तुम राम जी का नाम मत लो, कौशल्या माता का नाम मत लो। छत्तीसगढ़ चुनाव में भी मुझे टोका जाता था। क्यों? छत्तीसगढ़ की संस्कृति जब कौशल्या माता का मायका राम जी का ननिहाल है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी मुझे बार बार उनका नाम लेने से रोकती थी? लगातार मुझ पे आरोप लगाए जाते थे कि तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म की बात करती हो। इतना, लेकिन मेरे से इतनी घृणा हो जाएगी, क्योंकि और किसी मुद्दे पे मुझे हटा नहीं सकते थे, कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, तो इतनी घृणा हो जाएगी कि एक पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा और मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब तो जी सुनने में आया 5-6 लोग भी सामने आ गए हैं, और उसमें से तो एक बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे। क्योंकि मैं हिंदू लड़की हूं और मैंने ये बोल दिया कि मैं राम मंदिर की बात बता दी कि इसलिए मुझसे दुश्मनी हो रही है और ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका असली चेहरा सामने ला दिया, तो वो 2 मुसलमानों को लेकर आए हैं जो वहां पे नहीं थे, और अब वो बयान दे रहे हैं कि वो उस कमरे में थे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ छत्तीसगढ़ की पुलिस से भी कि इसका संज्ञान ले कि वो आदमी कहां से आए और क्यों आए, और अगर उनके हिसाब से वो 5 आदमी थे, तो ये भी सवाल बनता है कि 5 आदमियों ने एक लड़की को अकेले कांग्रेस के मुख्यालय में कमरे के अंदर कुंडी लगा के बंद क्यों किया? इस बात का सवाल का जवाब मैं आज प्रियंका गांधी जी से पूछती हूँ, राहुल गांधी जी से पूछती हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछती हूँ, जयराम रमेश जी से पूछती हूँ, जिनकी जिम्मेदारी पर मेरे घर वालों ने उनके विश्वास करके मुझे कांग्रेस में वहां पे भेजा था छत्तीसगढ़ में काम करने को, और मैं महीनों वहां पे रह के काम कर रही थी। लेकिन मुझे प्रभु श्री राम पे पूरा यकीन है कि जितना भी ये प्रभु श्री राम का विरोध कर ले, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे आखिरकार न्याय दिला के रहेंगे।